आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12 के अध्याय 3 मांग की अवधारणा पर। अब तक बच्चों हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज का ये तीसरा पार्ट रहेगा। इस अध्याय 3 मांग की अवधारणा के अंतर्गत आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन, अर्थात इन दोनों में किस प्रकार का अंतर है और इससे संबंधित आपसे किस प्रकार से परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। जैसा कि बच्चों हमने पूर्व के वीडियो में बात की थी मांग फलन और मांग के निर्धारक तत्व, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि मांग को निर्धारित करने वाले, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से चर हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं, उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। जिनमें वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु जिसमें हमने एक स्थानापन्न वस्तु तथा पूरक वस्तु का उदाहरण लिया था। इसके अलावा इसके निर्धारक तत्वों में हमने उपभोक्ता की आय को शामिल किया था, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, फैशन। इसके साथ ही साथ हमने भविष्य की प्रत्याशाओं पर भी बात की थी, जनसंख्या। ये सभी ऐसे तत्व हैं जो कि मांग को निर्धारित करते हैं। हम सरल शब्दों में बात करें तो ये कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करते हैं, अर्थात इन चरों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर निश्चित रूप से मांग प्रभावित होती है। उन्हीं तत्वों पर यह आधारित है। बच्चों थोड़ा आपको सरलता के रूप में मैं बताना चाहूंगा। यहां हम इनको 2 भागों में लेकर चलेंगे। एक तरफ रखेंगे केवल वस्तु की कीमत, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत, चाहे वो वस्तु एक्स हो, चाहे वो वस्तु वाई हो, या कोई भी वस्तु का हम यहां नाम रख सकते हैं। दूसरा, कीमत को छोड़कर जो अन्य तत्व हैं, अन्य वेरिएबल हैं, जिनमें हम संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, मौसम, इन सभी को शामिल करेंगे तो इनको अलग यानी 2 भागों में इसको बांटेंगे, एक वस्तु की कीमत और एक अन्य कारक। यहां हम देखेंगे यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, और यदि वस्तु की कीमत स्थिर बने रहे, कांस्टेंट बनी रहे, और अन्य जो कारक है उनमें परिवर्तन होने पर किस प्रकार से मांग प्रभावित होती है। इन्हीं 2 बिंदुओं पर आज का ये अपना टॉपिक आधारित रहेगा। एक बिंदु के अंतर्गत हम केवल वस्तु की कीमत के परिवर्तन को देखेंगे और दूसरे बिंदु जिसमें हम मांग में परिवर्तन को समझेंगे, वहां कीमत को स्थिर रखा जाएगा। बड़ा समझने का बिंदु है बच्चों। यहां मांग में परिवर्तन को हम कीमत में स्थिर रखेंगे, अन्य कारकों में जिनमें हो सकता है संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, या पसंद, रुचि, फैशन, किन्हीं में भी परिवर्तन हो सकता है जिसके कारण मांग प्रभावित होती है, उसको हम मांग में परिवर्तन के अंतर्गत शामिल करेंगे। जबकि मांग मात्रा में परिवर्तन में हम शामिल करेंगे जो अन्य कारक हैं उनको स्थिर रखेंगे। केवल वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग किस प्रकार से प्रभावित होती है उस पर बात की जाएगी। इन्हीं 2 बिंदुओं पर यह आधारित है। चलते हैं बच्चों इन बिंदुओं पर। सबसे पहले हम मांग मात्रा में परिवर्तन पर बात करेंगे। तो मांग मात्रा में परिवर्तन में क्या शामिल होगा उस पर बात करें तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन, यानी कीमत में परिवर्तन या तो उसमें कमी हो सकती है अथवा वृद्धि हो सकती है, या तो कीमत घट सकती है या कीमत बढ़ सकती है, से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। बच्चों बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि हमने मांग फलन देखा था, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व देखे थे। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पार्ट सेकंड भी नहीं देखा है, वह अवश्य इन दोनों पार्ट को इससे पहले देखें, जिससे ये समझने में बड़ी आसानी रहेगी। यहां हम देखें
कि अन्य निर्धारक है जिनमें संबंधित वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय, आदत, फैशन, रुचि, मौसम, इन सब को स्थिर रखा जाता है। केवल कीमत में परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण बात है। यहां मैं विशेष रूप से जोर दे रहा हूं कि केवल किसके परिवर्तन को शामिल करेंगे, कीमत के, उसी वस्तु की कीमत का, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। यहां बच्चों कीमत के अलावा मांग के अन्य निर्धारक तत्व हैं जिनकी अभी अभी हमने बात की थी। संबंधित वस्तु जिनमें वस्तु स्थानापन्न हो सकती है या पूरक वस्तु हो सकती है, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, मौसम, जनसंख्या, ये सब हम यहाँ क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। तो आपसे यहाँ से अगर पूछा जाए तो मांग मात्रा में परिवर्तन के अंतर्गत क्या अन्य कारकों में भी परिवर्तन होता है, तो यहाँ हमारा जवाब रहेगा जी, अन्य कारकों को हम स्थिर रखते हैं, केवल कीमत में होने वाले परिवर्तन को शामिल करते हैं। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। अभी तक अब हम केवल इनके बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक ही मांग वक्र पर विचलन होता है, अर्थात मांग वक्र नहीं बदलता है। कहने का तात्पर्य हमारा यहां रहेगा कि कीमत में परिवर्तन जब होता है तब मांग वक्र नहीं बदलता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसी मांग वक्र पर ऊपर नीचे विचलन होता है। वो विचलन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक उपभोक्ता जाता है, उसकी हम रेखा चित्र के माध्यम से चर्चा करेंगे। फिलहाल इन बिंदुओं के माध्यम से हमें यह स्पष्ट होता है कि केवल कीमत में परिवर्तन को इसमें शामिल किया जाता है, जिसके कारण वस्तु की मांग मात्रा प्रभावित होती है। यहां कीमत के अलावा जो भी निर्धारक तत्व हैं उनको स्थिर रखा जाता है और इसमें मांग वक्र भी नहीं बदलता है, उसी मांग वक्र पर विचलन होता है, गति होती है। इसमें दो प्रकार से परिवर्तन होता है, जिसमें पहला परिवर्तन है यदि कीमत में वृद्धि हो। क्योंकि अगर हम बात करें यदि कीमत में वृद्धि होगी, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि जब हमने व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग की चर्चा की थी और हमने देखा यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। तो यहां हम समझेंगे यदि कीमत में वृद्धि होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। इसलिए इसे हम मांग में संकुचन कहेंगे। और मांग में संकुचन क्या होता है, इससे संबंधित रेखा चित्र क्या कैसे बनेगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा इसके अंतर्गत होने वाला परिवर्तन है कीमत में कमी पर। चूंकि हम जानते हैं कीमत में यदि कमी होगी तो निश्चित रूप से मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी, वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे मांग में विस्तार। इन दोनों बिंदुओं को रेखा चित्र के माध्यम से विस्तार से समझते हैं, चलते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न, मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है, मांग में संकुचन की सचित्र व्याख्या कीजिए। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम मांग में विस्तार पर बात करते हैं। मांग में विस्तार पर बात करें तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। बच्चों बड़े सरल सा काम है, चूंकि हमने मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत केवल कीमत में परिवर्तन को ही शामिल किया था, अन्य को हमने जो भी अन्य कारक हैं उनको स्थिर रखा था, इसलिए कीमत में परिवर्तन होगा। यहां हम विस्तार की बात करें, थोड़ा आप इनके शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास कीजिए। विस्तार किस में कर रहे हैं, मांग में। तो यहां हम देखेंगे कब होगा, जब कीमत में कमी होगी और कीमत में कमी के कारण वस्तु की जो मांग मात्रा है उसमें वृद्धि होती है। यहां बच्चों एक लाइन और लिखी गई है, अन्य बातें समान रहने पर। यहां अन्य बातों से हमारा तात्पर्य रहेगा
कि कीमत को छोड़कर जो मांग को प्रभावित करने वाले, मांग को निर्धारित करने वाले जो अन्य कारक हैं, जिनमें हमने देखा था संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, मौसम, इन सब को समान यानी स्थिर रखा जाता है, अर्थात इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं शामिल किया जाता है, यानी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पूर्व में एक एग्जाम्पल दिया था, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी पहुंचेंगे, अगर हमने कार का उदाहरण दिया था, जब हम यातायात के नियमों की पालना करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब ये अन्य तत्व हैं, अन्य कारक हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं, उनको स्थिर रखा जाता है। अगर उनमें परिवर्तन होगा तो हम ये निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी ही। इसलिए यहां हम इन जो अन्य कारक है उनको कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर रखते हैं। इसमें हम देखें तो उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति होती है, ऊपर से नीचे की ओर गति होती है। इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से देखें तो यहां हमने अनार की मात्रा और यहां कीमत को रखा है। अब यहां हम देखें कि यदि कीमत 100 हो, तब हम देख रहे हैं कि अनार की मात्रा कितनी ली है, 250। कितनी ली है, 250। इस 250 और 100 को हम मिलाएंगे तो आप इस डायग्राम के अंतर्गत देख पा रहे हैं कि इसे हमने ए बिंदु द्वारा लिया है। अब यहां हम देख रहे हैं कीमत 100 से घटकर कितनी हो जाए, 50 हो जाए, तो यहां हम देख रहे हैं कि अनार की जो मात्रा है वो 250 से बढ़कर कितनी हो गई, 750 हो गई। तो हम यहां देख रहे हैं डॉट डॉट इनको मिलाएं तो निश्चित रूप से इस बी पॉइंट पर ये एक दूसरे से मिलेंगे, और ये हम देख रहे हैं इस ए और बी बिंदु को मिलाएंगे तो ये हमारा जो मांग वक्र प्राप्त हो रहा है। और इस मांग वक्र पर हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता इस ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अनार की जो मात्रा है वो 250 से बढ़कर कितनी हो गई, 750 हो गई। आप इसको ग्राम में ले सकते हो तो 250 ग्राम से कितनी हो गई, 750 ग्राम हो गई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत अनार की मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो बच्चों आपको इसके अंतर्गत मांग में विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि मांग में विस्तार की सचित्र व्याख्या कीजिए। तब आपको ये बातें लिखनी है, फिर आपको ये रेखा चित्र बनाना है और रेखा चित्र का आपको स्पष्टीकरण इस प्रकार से करना है कि क्षैतिज अक्ष पर अनार की मात्रा ली गई है और लंबवत अक्ष पर कीमत ली गई है। प्रारंभ में जब कीमत 100 रुपए होती है तो अनार की मात्रा 250, जिसे रेखा चित्र में ए बिंदु से दर्शाया गया है। जब कीमत 100 से घटकर 50 हो जाती है, अनार की मात्रा 250 से बढ़कर 750 हो जाती है, और इनके जो मिलान बिंदु को रेखा चित्र में बी बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो हमने ये देखा कि उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर, तो आप देख रहे हो कि यहां ए से बी की ओर आ रहा है, कब, जब मांग में विस्तार होता है। आगे हम बात करें मांग का संकुचन। तो मांग के संकुचन की हम बात करें तो अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातों की अभी हमने पूर्व में चर्चा की, जो कीमत को छोड़कर जो भी अन्य तत्व है, अन्य कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, उनको स्थिर रखा जाता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संकुचन की बात करें, सिकुड़न की बात करें, और वो कब होगा, जब कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत समझा था कि कीमत और जो मांग मात्रा है उसमें विलोम संबंध होता है। तो कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं, यानी जो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि मांग वक्र नहीं बदलता है। तो बच्चों बेहद आवश्यक बात है, बेहद जरूरी बात है, समझने योग्य बात है कि कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग वक्र है, ये आप मांग वक्र देख रहे हो, इस मांग वक्र
को अब डी मांग वक्र भी ले सकते हो। तो ये मांग वक्र नहीं बदल रहा है। अब हम यहां इस रेखा चित्र के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास करें तो हम देख रहे हैं प्रारंभ में ए बिंदु लें, तो इस ए बिंदु की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं कि कीमत 50 होने पर अनार की जो मात्रा है वो 750 ग्राम है। कीमत जो है वो बढ़कर 50 से 100 होने पर जो अनार की मात्रा है वो 750 से घटकर कितनी हो गई, 250 हो गई। ये बी बिंदु द्वारा हमने इसको दर्शाया है। इस प्रकार उपभोक्ता इस ए से बी बिंदु पर गया है ऊपर की ओर। आपको ये एरो का निशान, तीर का निशान भी लगाना आवश्यक है और इसको लगाते वक्त भी ध्यान में रखना है कहीं उल्टा ना लगा दो इसको, यानी ये ए से बी पर गया तो इस प्रकार लगाना है। इसको क्या कहा गया, संकुचन कहा गया। बड़ा सरल और सहज सा रेखा चित्र है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। संकुचन को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। वो वृद्धि होने पर, चूंकि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम मांग का नियम पढ़ेंगे, वहां और इसको विस्तार से समझेंगे। और इस संकुचन की स्थिति में उसी मांग वक्र पर नीचे से, जैसे ए पॉइंट यहां है तो नीचे से ऊपर की ओर गति होती है। तो अब तक हमने मांग मात्रा में परिवर्तन को समझा और उसमें हमने सबसे जरूरी बात ये जानी कि मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन है वो कीमत के कारण होता है और अन्य जो कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं उनको स्थिर रखा जाता है। दूसरी बात हम इसमें बेहद जरूरी बात है कि मांग वक्र नहीं बदलता है, वही मांग वक्र होता है और उसी मांग वक्र पर उपभोक्ता या तो ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर। आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न, मांग के संकुचन की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो ये हमने मांग का विस्तार और मांग के संकुचन की बात की है। आगे चलते हैं दूसरे बिंदु पर जिसमें हम मांग में परिवर्तन को समझेंगे। तो मांग में परिवर्तन को देखें, उससे पहले हमने मांग मात्रा में परिवर्तन को समझा। यहां देखें कि वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, यहां बच्चों बड़ी बेहद जरूरी बात है कि यहां हम कीमत को स्थिर रखेंगे, यानी कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होता है, यहां कीमत को कांस्टेंट रखा जाता है। अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी हो सकती है, उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन हो सकता है, रुचि में या संबंधित वस्तुओं जैसे जिनमें हमने स्थानापन्न और पूरक दो वस्तुओं की बात की थी उनकी कीमतों में परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण मांग वक्र ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होता है, उसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण और जरूरी बात यही है कि मांग में परिवर्तन के अंतर्गत कीमत को स्थिर रखा जाता है और ऊपर हमने कीमत के परिवर्तन को शामिल किया गया। तो आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर कीमत को स्थिर रखा जाता है तो फिर परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वो परिवर्तन बच्चों या तो उपभोक्ता की आय के कारण हो सकता है, उपभोक्ता की आय या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, या फिर हम यहां देखें कि पसंद हो, रुचि हो, उनमें भी परिवर्तन हो सकता है, या संबंधित वस्तुओं जिनमें स्थानापन्न और पूरक की हम बात करें उनकी कीमतों में परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण मांग वक्र ही बदल जाता है। हम देखें कि पहले मांग वक्र ये है और यदि हम देखें कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो या उपभोक्ता की उस वस्तु के प्रति लोगों की पसंद या रुचि बढ़ गई हो तो अनुकूल परिवर्तन होने पर ये मांग वक्र है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, प्रतिकूल परिवर्तन होने पर नीचे की ओर चला जाएगा, जिसके आगे हम रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे बिंदु पर चलते हैं, जैसा कि इसमें कीमत को स्थिर रखा जाता है और जैसा कि हम इसको पढ़ रहे हैं उसमें हमें समझ में भी आया है। अगले बिंदु अन्य बातों जैसे कीमत को छोड़कर जो मांग के अन्य निर्धारक है उनमें परिवर्तन होता है, उनके निर्धारकों की हमने यहां बात भी कर ली है। उपभोक्ता की आय है, पसंद है, रुचि है
स्थानापन्न वस्तुओं की या पूरक वस्तुओं की कीमतें हैं, इनमें परिवर्तन होगा, कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। बड़ा सरल सा काम है, थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है। इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, आप साथ साथ नोट्स बनाइए, आपकी पाठ्य पुस्तक को पढ़िए, बड़ा सरल और सहज रूप से आपको ये समझ में आएगा। इसमें मांग वक्र ही बदल जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि अन्य बातों में परिवर्तन होने पर क्या मांग वक्र बदलता है, तो आपका जवाब होगा जी मांग वक्र बदलेगा। अगर अनुकूल परिवर्तन होगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा और प्रतिकूल होगा तो नीचे की ओर चला जाएगा। इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना, यानी दाहिनी तरफ मतलब यहां इस तरफ, जैसे ये डी वक्र है पहले वाला मांग वक्र, और ये कैसा बन जाए D1 इस स्थिति में आ जाए, ठीक है। या मांग वक्र बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना, यानी इस तरफ नीचे की तरफ आ जाए। कैसे आएगा उस पर भी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना। जैसा कि हमने पूर्व में भी बात की, वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए, यानी कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी हमने ऊपर बात की थी कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर विचलन करता है। यदि अन्य निर्धारक तत्व हैं, जैसे यहां उपभोक्ता की आय को ले रहे हैं, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप है जो प्रारंभिक मांग वक्र है वो डी से बदलकर इसको D1 कर देना, आप D1 कर देना, या DA भी लिख सकते हो, ऊपर की ओर दाहिनी ओर खिसक जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उसकी आय में वृद्धि हो रही है, तो आय में वृद्धि होने पर अनुकूल परिवर्तन हुआ है, वो अधिक वस्तुओं की डिमांड करेगा, इसलिए मांग वक्र है वो ऊपर की ओर चला जाता है। इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। और इसको अगर इस डायग्राम के अंतर्गत हम समझें तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये प्रारंभिक मांग वक्र है और ये कीमत है, ठीक है। और इस कीमत पर ये पहले कितनी OQ मात्रा का उपभोग कर रहा है या खरीद रहा है या डिमांड कर रहा है। अब हमने जैसा कि ऊपर बात की, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई जिसके कारण ये मांग वक्र ऊपर की ओर चला गया, D1 स्थिति में आ गया, अनुकूल परिवर्तन हुआ है, इसलिए बच्चों ये ऊपर की ओर चला गया। कीमत कांस्टेंट है, कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कीमत यथावत है। अब ऐसी स्थिति में आय में वृद्धि के फलस्वरूप ये मात्रा OQ से बढ़कर कितना प्रयोग कर रहे हैं, OQ1 का प्रयोग कर रहे हैं। आपको डायग्राम बनाना है, सरल रूप से इसको समझना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि जो अन्य कारक है उनमें परिवर्तन के फलस्वरूप यहां मांग वक्र ही बदल जाता है, और उसकी हमने अब बात की थी, ठीक है। आगे हम बात करें, अभी हमने मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना देखा, जिसमें हमने ये देखा कि अन्य निर्धारक है उनमें अनुकूल परिवर्तन होने पर ये कब होगा, आगे की ओर, जो दाएं तरफ है उस पर, जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ ये सरकेगा। इसका विपरीत हम देखें, अगर मांग वक्र है वो बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना, ये आप भली बातें समझ सकते हो। किसी वस्तु की स्वयं की कीमत वो अपरिवर्तित रहे, उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप, यहां हम अन्य कारकों में उपभोक्ता की आय को ले रहे हैं और आय में क्या हुई है, कमी हुई है, इसका मतलब उसका प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है, जिसके फलस्वरूप मांग वक्र है वो DD से बाईं ओर यानी नीचे की ओर खिसक कर, ये DA भी लिख सकते हो या D1 भी लिख सकते हो, की स्थिति में आ जाता है, और इसे मांग की कमी कहेंगे। जैसा कि बच्चों आप इस डायग्राम के अंतर्गत समझ रहे होंगे कि हम यहां देखें, ये प्रारंभिक जो मांग वक्र ये D है। अब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ, कमी हुई, तो ये इस स्थिति में आ गया। ये कीमत पहले OP थी, अब भी OP है, तब पहले ये OQ मात्रा का प्रयोग कर रहा था। जब आय में कमी हुई तो निश्चित रूप से उसकी उपभोग मात्रा में कमी हो गई और वो घटकर OQ1 हो जाती है। तो बच्चों हमने ये समझा
हमने दो प्रकार के परिवर्तन देखे इसमें, एक तो कीमत में होने वाला परिवर्तन और एक अन्य कारकों में होने वाला परिवर्तन। इनको हमने देखा था, इनके डायग्राम के द्वारा हमने इसको समझा। आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न यहां दे रखा है कि कीमत को स्थिर रखते हुए अन्य कारकों में प्रतिकूल परिवर्तन की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आपको नोटबुक पर हल करना है। एक दो बार वीडियो देखिए, बड़ी सरलता से आपको समझ में आएगा। यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें स्वयं की कीमत को स्थिर रखा गया, अपरिवर्तित रखा गया है और अन्य कारकों में यहां प्रतिकूल परिवर्तन को शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप जो मांग वक्र है वो बाईं अथवा नीचे की ओर सरका है, जिसमें इसकी जो उपभोग मात्रा है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। तो इसको हमने डायग्राम के माध्यम से समझा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।